आज नेटवर्क बाबू बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हेलो हेलो। यस आ रही है। ओके, आज पता नहीं क्या हो रहा है नेटवर्क, जबकि मौसम इतना भी बैड नहीं है वेदर, फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा HbA का असेंबलिंग होता है 2 अल्फा 2 बीटा से, वो प्रॉपर असेंबलिंग नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो फंक्शनिंग नहीं रह जाता है और सेवियर टाइप ऑफ एनीमिया कॉज करता है। वो असेंबल ही नहीं हो पाएगा, तो नतीजे में क्या होगा कि वो असेंबल ही नहीं हो पाएगा, तो एनीमिया सेवियर रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 11 के HBB जीन में डिफेक्ट पैदा हो जाता है। HBB जीन में डिफेक्ट पैदा हो जाता है। जो बीटा ग्लोबुलिन का जो बीटा चेन होता है, बीटा क्रोमोसोम नंबर 11 के, क्रोमोसोम नंबर 11 के क्रोमोसोम नंबर 11 का जो HBB जीन होता है, उस वो एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी एब्सेंट हो जाएगा, तो एब्सेंट होने के नतीजे में HBB दो बी है, तो नॉर्मली क्या होता है कि दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों जीन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है बीटा मेजर वाले में कि दोनों के दोनों एब्सेंट हो जाते हैं, दोनों के दोनों एब्सेंट हो जाते हैं, और नतीजे में इसका हीमोग्लोबिन का ए का असेंबल नहीं हो पाता है। ठीक है, वहीं अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कि बीटा थैलेसीमिया माइनर, तो सब कुछ सेम रहता है, इसमें भी बीटा चेन का डिलीटेशन होता है। सिर्फ माइनर में क्या होता है कि ये HBB जो है, यानी 2 बी जो है, एक बी पॉजिटिव होता है और दूसरा बी जो है वो निगेटिव होता है। एक बी पॉजिटिव होता है, वो भी क्या, फर्स्ट बी जीन नहीं, सेकंड बीटा जीन, सेकंड बीटा जीन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट बीटा जीन जो है वो नहीं रहता है, मौजूद नहीं रहता है। इसकी वजह से दिक्कत होता है। इस तरह से अगर हम आपको समझाए तो सपोज करो कि एक हमारा क्रोमोसोम नंबर 11 है, और उस 11 में डिफरेंट जैसे पी आर्म पे डिफरेंट लोकस है, डिफरेंट लोकस है, और हर लोकस पे जीन पाई जाती है। तो जो हीमोग्लोबिन का के ग्लोबुलिन का जो बीटा चेन का जो प्रोडक्शन होता है, वो दो बीटा क्रोमोसोम नंबर 11 के 2 लोकस पे अलग अलग बीटा ये पाए जाते हैं, उसके जरिए इसका प्रोडक्शन होता है। 2 बीटा ये मिलके एक बीटा ग्लोबुलिन चेन बनाता है। अब अगर मेजर की बात करें तो दोनों के दोनों बीटा एब्सेंट होते हैं, दोनों अलग अलग लोकस पे के बीटा ये जीन एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। वहीं अगर माइनर की बात करें तो फर्स्ट वाला जो लोकस होता है उस पे एब्सेंट रहता है, और सेकंड वाले पे जो है वो बीटा लोकस वाले जीन वो प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वाला जो बीटा लोकस पे का होता है वो एब्सेंट रहता है, और सेकंड वाले पे वो मौजूद रहता है। इसलिए जो इसीलिए ये बहुत सेवियर एनीमिया कॉज नहीं करता है, चूंकि मैचुरेशन आता है HbA में, बट प्रॉपर मैचुरेशन नहीं आता है, चूंकि एक एलील्स मौजूद है, एक एलील्स बीटा चेन का मौजूद है इसलिए, और इसका म्यूटेशन हो जाता है, और इसकी वजह से जो है मरीज बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होते। वहीं अगर एक जो हम लास्ट में बताए थे
कि बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी होता है। तो इंटरमीडिया में क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो ये होगा वो मौजूद रहेगा, फर्स्ट वाला जो लोकस पर का बीटा जीन होगा वो मौजूद होगा, और सेकंड वाला एब्सेंट होगा, और सेकंड वाला एब्सेंट होगा। ओके, तो बेसिक डिफरेंस यही है जीन के लोकस के इस पे। जब दोनों एलील्स एब्सेंट होंगे तो वो मेजर कहलाएगा, और हीमोग्लोबिन का असेंबलिंग नहीं हो पाएगा। असेंबल कहते हैं एक साथ जुड़ने को, 4 मोनोमर जुड़ते हैं तो 2 बीटा सेल वाली और 2 अल्फा वाली, दोनों 4 जुड़ते हैं तो वो असेंबल हुआ, मैच्योर हीमोग्लोबिन बन गया। वहीं जब दोनों के दोनों बीटा सेल का जो जीन है, बीटा सेल का जो दोनों एलील्स है या लोकस वाला जो जीन है वो दोनों एब्सेंट पाए जाएंगे। नतीजे में क्या होगा कि बीटा सेल बीटा चेन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो असेंबलिंग नहीं होगा, नतीजे में ये प्रॉपर असेंबल नहीं हो पाएगा, और ये जो है हमारा गामा डेल्टा वाला वो 5% से ज्यादा भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर तो वैसे में फेट हीमोग्लोबिन तैयार होगा, वैसे में फेट हीमोग्लोबिन तैयार होगा, और वो सेवियर सिम्टम कॉज करेगा। वैसे में फेट हीमोग्लोबिन तैयार होगा और सेवियर सिम्टम कॉज करेगा, और सेवियर सिम्टम कॉज करेगा। वहीं अगर माइनर की बात करें तो जो सेकंड एलील्स होते हैं या सेकंड लोकस पर के जो जीन होते हैं बीटा वाले में, जो सेकंड एलील्स या सेकंड लोकस पर के जीन होते हैं वो एब्सेंट पाए जाते हैं, और नतीजे में ये एक एलील्स पर का है तो बीटा ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन होता है, बट वो प्रॉपर नहीं होता है। जी पापा, सलाम अलैकुम। जी हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वही 10:30 बजे, अभी तो 10 सवा 10 बजे तक मेरा लेक्चर ही है। हाँ, तो और इंटरमीडिया में क्या होता है कि फर्स्ट वाला ही लोकस पर का लोकस जो है वो एब्सेंट पाया जाता है। नतीजे में हमारा क्या हो जाता है, सॉरी, हीमोग्लोबिन का असेंबलिंग तो होता है, लेकिन वो भी बहुत सेवियर सिम्टम काउज नहीं करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बन रहा है, प्रॉपर मेच्योर नहीं बन रहा है लेकिन बन रहा है। वही अगर अल्फा थैलेसीमिया की बात करें, वहीं अल्फा थैलेसीमिया की बात करें तो इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे, इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 पे अल्फा जीन जो है, अल्फा जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे, उसमें क्या होगा कि यूनिसेक्सुअल बीटा थैलेसीमिया क्या होगा कि होमोजाइगस है, यूनिसेक्सुअल अफेक्टेड होगा। जबकि अल्फा थैलेसीमिया की अगर बात करें तो ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो अल्फा जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो अल्फा जीन होते हैं उसका वो एब्सेंट हो जाता है। वो एब्सेंट होने की वजह से अल्फा जीन पाया नहीं जाता है। इसका जो बेसिकली इसमें 4 टाइप के, जैसे बीटा में देखें कि 2 बीटा जीन पाए जाते हैं, लेकिन अल्फा के 4 जीन पाए जाते हैं, और ये चारों अभी तक ऐसा कोई टाइप नहीं पता चला जिसमें कोई अलग एलील्स या अलग लोकस पर का अल्फा जीन, ये 4 लोकस पे 4 अल्फा जीन पाए जाते हैं और चारों एक साथ डिलीट हो जाते हैं।
अभी तक जो अल्फा टाइप पाए गए हैं उसमें चारों के चारों एक साथ एब्सेंट पाए गए हैं। तो इसलिए जो है ये हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम उसमें क्रोमोसोम नंबर 11 रिस्पॉन्सिबल था और इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए क्रोमोसोम नंबर 16 रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ओके। चलो आगे बात करते हैं। तो इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, आगे इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे। तो साइन एंड सिम्टम में जैसा कि चूंकि एनीमिया काउज करता है, एनीमिया काउज करता है तो पैलर होगा, एनीमिया काउज करता है तो पैलर होगा। लेकिन पैलर के साथ साथ सम टाइम एनीमिया को ट्रीट करने के लिए जो अमूमनतः मोस्टली थ्योरी या प्रैक्टिकल ये होता है कि कोई भी किसी को भी एचबी कम आया, नतीजे में हम क्या दे देते हैं, आयरन दे देते हैं, है ना। या फिर बहुत सेवियर है तो चलो जो है ब्लड चढ़ा दिए, ब्लड चढ़ा दिए। तो किसी भी सूरत में हम आयरन ओवरलोड भी कर देते हैं। आयरन ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है कि पूरा जो है हेवी मेटल्स ओवरलोड के साइन मिलने लगते हैं, हेवी मेटल ओवरलोड के साइन मिलने लगते हैं। हमारा इंडोक्राइन, नॉर्मली इसमें हीम में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, हीम तो हमारा नॉर्मल है ना, हीम हमारा नॉर्मल है। और जैसा कि अमूमन तक एक जीपी लेवल पे या फिर जनरल फिजिशियन लेवल पे भी या क्या किया जाता है कि जैसे ही एनीमिया डायग्नोस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर सीबीसी के ऊपर के एचबी कम है, चलो पीसीबी जो है ये एमसीबी कम है तो चलो आयरन दे दो। लेकिन यहाँ एमसीबी कम होने होता है तो जरूरी नहीं है कि ये आयरन की ही कमी हो। नतीजे में क्या होगा कि आयरन दे दिया जाता है और आयरन तो ऑलरेडी उसके पास मौजूद है सफिशिएंट अमाउंट में, चूंकि ग्लोबुलिन चेन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन या नहीं बन रहा है ना, तो आयरन ओवरलोड हो जाता है। आयरन ओवरलोड हो जाने की वजह से क्या होता है कि आयरन हेवी मेटल है तो हेवी मेटल टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है, हेवी मेटल टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है और जिसकी वजह से हमारा इंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन जो है वो डिमिनिश्ड हो जाता है और ये बहुत ज्यादा कभी कभी फैटल होता है। अगर किसी को सपोज करो कि हमने पता ही नहीं किया कि एनीमिया जो है हमारा ये थैलेसीमिया है और हमने चूंकि इसमें भी एमसीवी लो होता है और आयरन डिफिशियंसी वाले में भी लो होता है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ सीबीसी देख के कि एचबी लो है, एमसीवी लो है, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स है, या हमने क्या किया कि इसको आयरन का इन्फ्यूजन दे दिया, आयरन का लंबे टाइम तक गोली चला दिया। अब वो हमारा बढ़ ही नहीं रहा है हीमोग्लोबिन और आयरन हमारा लोड होता चला जा रहा है। चूंकि बीटा चेन ये ग्लोबुलिन चेन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अगर अल्फा चेन एब्सेंट है तो भी बीटा चेन एब्सेंट है तो भी, तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, एक तरफ से आप आयरन पे आयरन लोड करते जा रहे हैं, नतीजा क्या होता है कि हेवी मेटल टॉक्सिसिटी डेवलप करने लगता है। हेवी मेटल टॉक्सिसिटी, आयरन जो है हेवी मेटल है इसलिए हेवी मेटल टॉक्सिसिटी डेवलप होती है
और हेवी मेटल टॉक्सिसिटी डेवलप होने के नतीजे में क्या होता है कि सारे के सारे इंडोक्राइन फंक्शन वो डिमिनिश्ड होते चले जाते हैं। थायराइड हार्मोन वो कम सेक्रेट होने लगेगा। इसके अलावा आपको एड्रेनल इनसफिशिएंसी होने लगेगी, तो आपको पेनक्रियाटिक एंजाइम्स में भी जो है कमी आने लगेगी। नतीजा कभी कभी ऐसा होता है कि काफी फैटल कंडीशन डेवलप हो जाता है और मरीज जान से भी हाथ धो सकता है, मरीज मर सकता है। तो वैसी इसलिए हमेशा अगर सिर्फ और सिर्फ सीबीसी पे ही रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो, हिस्ट्री वगैरह कुछ ऐसा कहता है तो हमें रूल आउट करना चाहिए इसको। दूसरी चीज, हम कैसे पता करेंगे क्लिनिकली कि हो सकता है कि इसको ये है, क्या नाम है, आयरन टॉक्सिसिटी है। नतीजे तो नॉर्मली सिर्फ एनीमिया है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो पहला रहेगा हमारा पाम वगैरह जो है वो हमारा पहला रहेगा, ज्यादा वाइटिस रहेगा। वहीं अगर आयरन लोड किसी का बढ़ जाता है, किसी का आयरन लोड बढ़ जाता है, तो क्या होगा, एकदम डार्क रेडिश कलर का हमारा पाम वगैरह जो है, स्किन वगैरह डार्क रेडिश कलर, इवन के ब्लूइश कलर के तौर पे आने लगेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरबीसी को कलर कौन देता है, वो आयरन देता है। तो इसकी वजह से जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा स्किन का, वो डार्क रेडिश टाइप का हो जाएगा, एकदम पूरा जो है ऐसा लगेगा कि हेमरेजिक परप्यूरा डेवलप कर रहा है, हेमरेजिक परप्यूरा डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो जाएगा, ऐसे लोगों में रिस्क ऑफ इंफेक्शन काफी बढ़ जाएगा। चूंकि रिस्क ऑफ इंफेक्शन बढ़ने का दो वजह हो जाएंगे। पहली कि इंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से इम्यून फेल्योर होने लगेगा। दूसरी चीज के क्या होगा कि जब हीमोग्लोबिन जो डिस्ट्रॉय हो रहा, हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होने के नतीजे में क्या होगा कि स्प्लीनोमेगाली होने लगेगा। जब स्प्लीनोमेगाली होगा, स्प्लीन का फंक्शन डिमिनिश्ड होगा, तो या स्प्लीनेक्टोमी करना पड़ेगा, तो रिस्क ऑफ इंफेक्शन बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज क्या होगी कि बोन डिफॉर्मिटी डेवलप करने लगेगा। बोन डिफॉर्मिटी डेवलप करने लगेगा, चूंकि जो हमारा ये है इंडोक्राइन के जरिए थायराइड हार्मोन हो गया, या फिर जो है कैल्सिटोनिन हो गया, या कैल्शियम हो गया, वो इंडोक्राइन के जरिए हमारा रेगुलेट होता है, तो वो हमारा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बोन डिफॉर्मिटी पैदा हो जाएगा। अब बोन डिफॉर्मिटी पैदा होने की वजह से उसके शेप में डिस्टरबेंस हो सकते हैं, रिपीटेड फ्रैक्चर हो सकते हैं, बोन मैरो डिफिशिएंट भी हो जाएगा। चूंकि इंडोक्राइन डिस्फंक्शन की वजह से बोन मैरो सप्रेशन भी हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। इसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। फिर कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप करने लगा ना, मोस्टली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, चूंकि इंडोक्राइन डिस्टर्ब हो रहा है, तो जिसकी वजह से ऑटोनोमिक स्टिमुलेशन भी इनहिबिट होगा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो जाएगा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सारे साइन मिलने लगेंगे। ठीक है, हेलो, यस सर। यस ऐसे बोन मैरो वाला क्या बोले? हाँ, बोन मैरो वाला क्या बोले थे? मैरो एक्सपेंशन में कमी आ जाएगी, यानी बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा।
हो सकता है, होगा, नहीं समझ में आ रहा है गजाला, क्या क्या बोल रही हो, नहीं समझ में आ रहा है, सही से बोलो। तो हो सकता है ना, आपके आवाज में बहुत ज्यादा इको हो रहा है, इसकी वजह से कुछ अगर हम आगे बात करें तो इसके इन्वेस्टिगेशन ज्यादातर लोगों को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है क्या? हेलो, ओके, तो अब हम लोग 10 मिनट और ले सकते हैं, क्योंकि 9:50 10 मिनट और ले सकते हैं, क्योंकि 9:15 से फिर मेरा पटना का लेक्चर है। हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। कैसे इसको डायग्नोस करेंगे? बोलो तबस्सुम। सर गजाला का क्वेश्चन है कि डायबिटीज मेलाइटिस या फिर लीवर फेलियर भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन था कि कैसे पता करेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की थैलेसीमिया, इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ ना। ओके, इन्वेस्टिगेशन में चूंकि आपने देखा कि आयरन डिफिशिएंसी गामा की जगह डेल्टा क्यों नहीं है? अमूमन तक गामा जीन का जो ये होता है, गामा एलिल्स का जो गामा ग्लोबुलिन चेन का जो प्रोडक्शन होता है, अमूमन तक फीटस लाइफ में ही होता है, ये इसमें नहीं होता है, फीटस लाइफ में ही होता है। हाँ हाँ, वो आफ्टर बर्थ जो है उस फ्यूज कर जाता है, उसकी वजह से। ओके, चलो आगे बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में जो है हम सबसे ये जो है कि अगर थैलेसीमिया मेजर की बात करें, यानी बीटा मेजर की बात करें, तो आप देखेंगे कि इसमें मोस्टली यानी सारे के सारे टाइप में थैलेसीमिया में इनिशियली अगर किसी को आयरन नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले जब हम पीबीएस करवाएंगे, एनीमिया जब फाउंड होगा तो एनीमिया फाउंड होने के बाद पीबीएस करवाएंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करवाएंगे। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमें क्या मिलेगा कि अगर इनिशियल स्टेज में है, उसको आयरन थेरेपी अभी तक नहीं दिया गया है, तो वैसी सूरत में हाइपोक्रोमिक मिलेगा, हाइपोक्रोमिक मिलेगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मिलेगा, साथ ही सेवियर रेड सेल डिस्प्लासिया मिलेगा और प्लांटी ऑफ टारगेट सेल मिलेगा। सेवियर रेड सेल डिस्प्लासिया मिलेगा एंड प्लांटी ऑफ रेड सेल टारगेट सेल मिलेगा। सेवियर रेड सेल डिस्प्लासिया मिलेगा और प्लांटी ऑफ ये टारगेट सेल मिलेंगे। वहीं अगर किसी को सेवियर रेड सेल डिस्प्लासिया मिलेगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जो हमारा आरबीसी है वो डिस्प्लासिया होगा, यानी वो फंक्शनलेस दिखेगा। ठीक है, तो और टारगेट सेल बहुत ज्यादा होंगे, टारगेट सेल बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, इसके बाद
जब हमें ये पिक्चर मिल जाता है तो टारगेट सेल यानी कि जो हमारा जो टोटल आरबीसी है, आरबीसी में few % ही जो है यानी अबाउट 30 to 35% ही आरबीसी का एचबी में कन्वर्ट होता है ना। आरबीसी का एचबी में जो है, हाँ क्या बोल रहे नहीं समझ टारगेट सेल का बेसिक फंक्शन जो है वो के स्टोर्ड करके एचबी में कन्वर्ट करने का। टारगेट सेल का बेसिक फंक्शन जो है स्टोर्ड करके एचबी में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन सारे जो हमारा आरबीसी जो है हमारा आरबीसी के फॉर्म में स्टोर होके एचबी बनाने, हाँ एचबी बनाने में हेल्प करता है। चूंकि जब तक यहाँ से आरबीसी क्या है हमारा, आरबीसी जो हमारा है वो एक सेल है और ये एक तरह से कोडिंग रखता है, डिफरेंट कोड्स के जरिए जो है एचबी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो जिसमें तो इसको हीमोग्लोबिन को में चेंज करने के लिए जो है इसको टारगेट सेल स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, कोड को स्टोर करके रखता है। इसीलिए इसको अमूमन टारगेट सेल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कोडोसाइट्स। कोडोसाइट हीमोग्लोबिन आरबीसी को हीमोग्लोबिन में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। इसका कुछ एक्सप्लेन कर दूं। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन में बेसिकली जाएंगे तो क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल है हमारा, वो रेड ब्लड सेल सपोज करो कि हमारा 3.5 मिलियन आरबीसी है, नॉर्मल लोअर लेवल पे बात करते हैं, तो 3.5 मिलियन आरबीसी है। तो उस 3.5% में कुछ यानी कि अबाउट 30% सेल में जो है वो कोड होता है जो कि इससे एक्सपोज होगा हमारा, किससे, हीम प्लस ग्लोबुलिन से एक्सपोज होने के लिए वो कोड पाया जाता है, जिससे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हीमोग्लोबिन में हो सके। ठीक है, टोटल आरबीसी हीमोग्लोबिन में नहीं चेंज हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अबाउट 30 से 35% तक। आरबीसी का ही तो पार्ट है ना, आरबीसी का ही पार्ट है डियर। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का ही पार्ट है। कुछ % ऑफ आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन है। कुछ ऐसे सेल रह जाता है और अबाउट 30% ऑफ आरबीसी एग्जैक्टली शेप ले लेता है किसका, ये कोड की वजह से, जिस आरबीसी में ये कोड पाया जाता है, इस कोड की वजह से ये शकल अख्तियार कर लेता है हीमोग्लोबिन का, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ओके, और इसका अपीयरेंस जो होगा एक डार्क सेंटर होगा, यानी न्यूक्लियस टाइप का सेंटर होगा, जबकि हमारा आरबीसी क्या है, वो ए न्यूक्लियस है ना। इसमें क्या होगा कि एक डार्क सेंटर होगा, उस सेल के अंदर एक डार्क सेंटर होगा, वही में कोड रहता है, इसीलिए ये न्यूक्लियस टाइप आरबीसी होगा। एक न्यूक्लियोटाइड आरबीसी नहीं होगा, ये न्यूक्लियस की शेप में उसका एक डार्क सेंटर होगा। जब आरबीसी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक डार्क बीच में सेंटर रहेगा, इसलिए इसको टारगेट सेल कहा जाता है या फिर कोडोसाइट भी कहा जाता है।
ओके, हेलो, अभी क्लियर हुआ कि क्या होता है? ओके, तो टारगेट सेल प्लांटी मिलेंगे, चूंकि देख रहा है कि एनीमिया हो रहा है, तो एनीमिया को कंपनसेट करने के लिए टारगेट सेल बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन टारगेट सेल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने के लिए अल्फा और बीटा दोनों चेन चाहिए ना। अब जीन जो है हमारा क्रोमोसोम से, वो तो अल्फा या बीटा चेन तो बीटा ग्लोबुलिन तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, तो नतीजा क्या होगा? हमारा टारगेट ही सेल हाई रहेगा ना। समझ में आया? लगता है। देखो, अभी सपोज करो कि यहाँ पे हम 10 लोग हैं, 10 लोग में से जैसे अभी 69 प्लस 4 यानी 73 लोग हैं। 73 लोगों में से लगभग सारे के सारे लोग हम लोग नॉर्मल है, हर तरह से फिजिकल मेंटल दोनों तरह से नॉर्मल है। तो नॉर्मल होने की वजह से अगर कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल आता है, वो आसानी से हमारे इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हम चाहे जो भी एक्टिविटी करें, नॉर्मल एक्टिविटी, चाहे किसी तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, मेंटल एक्टिविटी हो, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो उसमें इजिली ये हो जाए। वहीं कोई मेंटली रिटार्ड आ जाए तो क्या ये वो आसानी से हमारे ग्रुप में शामिल हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जब कभी भी ग्लोबुलिन चेन प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब कभी भी ग्लोबुलिन चेन प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ओके सॉरी डियर, चूंकि वहां के स्टूडेंट्स का जो है ये आने लगा है, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल इस नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? रिक्वेस्ट आने लगा है वहां के स्टूडेंट्स का। 3 स्टूडेंट अंडर ये है, 3 मिनट लेट हो गया, 9:15 से ये था, 4 मिनट लेट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लिया है? रिकॉर्ड कर लिया तो प्लीज हाँ, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे कंप्लीट करेंगे, दोनों चीजें, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अल्लाह हाफिज।